फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे आंतरिक और बाह्य स्रोत के माध्यम से जब हम कर्मचारियों की कार्य के लिए क्या करते हैं, भर्ती करते हैं, तो इन स्रोतों से हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। पहला हम जानेंगे आंतरिक स्रोत। जब संस्था के अंदर से हम काम करने के लिए कर्मचारी को रख लेते हैं या नियुक्त कर लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। उसके बाद जानेंगे कि बाहरी किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उससे कितना फायदा और कितना नुकसान है। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि आंतरिक स्रोत के लाभ। आंतरिक स्रोत के लाभ में इसने फर्स्ट हमें बताया है कि सामान्य नियमों की जानकारी। मतलब क्या है इसका, देखो, पुराने कर्मचारियों को कंपनी के सामान्य नियमों की जानकारी रहती है। सामान्य नियमों की जानकारी का मतलब है कि काम को किस तरीके से करना है। वे कंपनी की कार्यविधि से परिचित रहते हैं। कार्यविधि मतलब कंपनी में कार्य कैसे किया जाता है। वे अपने नवीन पद का कार्य शीघ्र कंपनी के नियमानुसार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसने बोला कि आंतरिक कर्मचारी से फायदा यह है कि हमारे संस्था से जब हम कर्मचारी को नियुक्त करते हैं आंतरिक अंदर से, तो वह कर्मचारी को हमारे नियम मालूम होते हैं कि काम को कैसे करना। तो इस कंडीशन में जब हम उसकी पदोन्नति के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से नए काम पर उसे नियुक्त करते हैं तो जल्दी से उस नए काम को अच्छे से कर पाता है, उसे कार्य समझाना नहीं पड़ता। ठीक है, सेकंड देखो क्या फायदा बता रहा है सेकंड की, मनोबल में वृद्धि। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को जब एक काम के साथ दूसरे काम के लिए नियुक्त किया जाता है या उसका प्रमोशन किया जाता है तो कार्य को लेकर उसका उत्साह तो बढ़ता ही है ना। कि पदोन्नति से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। मनोबल मतलब उसका आत्मविश्वास। पदोन्नति की आशा में वे पूर्व निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करते हैं। जैसे क्लास में आपके ज्यादा नंबर आते हैं तो आपको मॉनिटर बना दिया जाता है, और जब मॉनिटर बना दिया जाता है तो आप क्या करते हो, और अच्छे से पढ़ाई करने लगते हो ताकि आपको क्लास का मॉनिटर बना रहना है। ठीक है, ना कि कोई आपसे आगे निकल जाए और उसको मॉनिटर बना दिया जाए। तो सेम इसमें भी ऐसा है कि क्या किया जाता है कि आंतरिक स्रोत में जब अपनी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को हम काम पे रखते हैं, ठीक है, तो उनका काम के प्रति और आत्मविश्वास, जुनून बढ़ता है, जिसका फायदा हमारी संस्था को ही मिलता है ना। ठीक है, फिर अगला देखो, प्रशिक्षण खर्च में कमी। मतलब कि अब अपने संस्था का ही कर्मचारी है, ठीक है, तो उसे हमें किसी प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई नियम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही सब कुछ जानता है कि काम कैसे करना है। ठीक है, बस नया काम उसे समझना है कि ये नया काम है क्या, बाकी करना कैसे वो तो उसे मालूम होता है। तो संस्था में कार्यरत कर्मचारी की पदोन्नति होने से प्रशिक्षण खर्च में कमी आती है। ठीक है, देख लो, तो इसी मिस्टेक हो गई है। फिर आगे देखो, पदोन्नति की आशा में कार्यरत कर्मचारी स्वयं को पदोन्नत पद के अनुरूप तैयार कर लेता है। क्या हुआ कि पदोन्नति से कर्मचारी के प्रशिक्षण में कमी आती है और उसे नया पद मिलता है तो वो उस नए पद के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लेता है। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीला। हमको कोई ऐड ही नहीं करना पड़ा, कोई विज्ञापन ही नहीं करना पड़ा, शिक्षण संस्थाओं में जाना नहीं पड़ा, रोजगार कार्यालय से रिज्यूम मांगना ही नहीं पड़ा। हमको तो हमारी संस्था के अंदर से ही कर्मचारी मिल गया, तो बिना किसी खर्चे के कर्मचारी हमें प्राप्त हो गया। इसलिए इसे बोला मितव्ययी कि आंतरिक स्रोत से भर्ती करने पर कम खर्च आता है और भर्ती का यह सबसे मितव्ययी स्रोत है। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीला। ठीक है, अब इसके नुकसान देख लो। जहां हम इसके इतने फायदे से इतने खुश हो रहे हैं कि भर्ती का ये स्रोत अच्छा है, वहां इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे पहला बोला कि नवीन कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक। नए व्यक्ति हमें नहीं मिलते हैं, और जब नए व्यक्ति हमें नहीं मिलते तो हमें नए आइडिया भी नहीं मिलते। हम उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से वो पहले कर्मचारी काम कर रहा था, तो कुल मिला के हमारे काम में कुछ नया नहीं हुआ, है ना फ्रेंड्स। तो आंतरिक स्रोत से भर्ती करने से उपक्रम को नवीनतम ज्ञान के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाते। केवल कर्मचारी उपलब्ध होते, नवीनतम ज्ञान वाले नहीं। उपक्रम को अपने पुराने कर्मचारियों से संतुष्ट होना पड़ता है। बस उनका काम था जो वो कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है, लेकिन काम उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है जितना अच्छा काम उसी पद का व्यक्ति कर सकता था जिसे हमने नियुक्त नहीं किया। सेकंड देखो,
अकर्मण्यता, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति सही से अपने कर्म को नहीं कर पा रहा। उपक्रम में समयबद्ध एवं नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया होने से कर्मचारी अकर्मण्य बन जाते हैं। पदोन्नति की निश्चितता उनमें उदासीनता लाती है। पदोन्नति की निश्चितता, इसका मतलब है कि ठीक है, ऐसा हो कभी साल भर में प्रमोशन किया जाए या 2 साल में किया जाए तो चलता है, लेकिन आप हर महीने उस कर्मचारी का क्या करते जाओगे, काम बदलते जाओगे, तो ऐसी कंडीशन में कर्मचारी एक भी काम में परफेक्ट नहीं होगा और काम के प्रति उसमें अकर्मण्यता, मतलब उसमें कर्म करने की इच्छा नहीं होगी, वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, पदोन्नति करना अच्छी बात है, उसकी पद में उन्नति करो, लेकिन दोष में ऐसा बताया गया है कि नियमित रूप से नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ी गैपिंग होनी चाहिए ताकि कर्मचारी जिस काम के लिए पदोन्नत किया जा रहा है उस काम को अच्छे से कर पाए। ठीक है, अगला देखो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की समाप्ति कैसे। पदोन्नति की निश्चितता कर्मचारियों में आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी समाप्त कर देती है। कर्मचारी सिर्फ सामान्य कार्य ही करते हैं, अतिरिक्त कार्यों में उनकी रुचि नहीं होती है। क्या हुआ कि जब जब पोस्ट खाली होती है तो अपन अंदर से ही कर्मचारियों को काम देते जाते तो कर्मचारी क्या हुआ, सभी काम में परफेक्ट नहीं बनता है, वो क्या बोल रहा है, जो काम उसे दिया उसी काम को कर रहा है। फिर से देखो, बोल रहा है कि पदोन्नति की निश्चितता कर्मचारी में आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देती है, मतलब कि पदोन्नति करके काम बदला जा रहा है तो कोई का किसी से कंपटीशन ही नहीं है। कर्मचारी सिर्फ सामान्य कार्य कर पाते हैं, अतिरिक्त कार्यों में उनकी रुचि नहीं होती है, मतलब अपने काम को छोड़कर दूसरे काम में उनकी रुचि नहीं होती है। एंड लास्ट इसमें बताया गया है उत्पादकता का प्रभाव। उत्पादकता, आंतरिक भर्ती एक सतत प्रक्रिया है, पदोन्नति एवं स्थानांतरण उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जैसे ऐसे भी हो सकता है कि कर्मचारी का पदोन्नति की, मतलब एक काम छोड़कर दूसरे काम पर नियुक्त किया तो पहला काम जितने अच्छे से कर रहा था दूसरा उतना नहीं कर पाया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कर्मचारी का स्थान बदल जाए, स्थानांतरण, तो उस तरीके से भी उसने काम अच्छा नहीं करा, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसको एक काम के साथ एक और दूसरा काम भी करवा रहे हो तो दूसरे काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो कुछ इस बात का प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। उत्पादन उतने पैमाने पर नहीं हो पाता जितने पैमाने पर होना चाहिए। तो ये हमने जाना भर्ती के आंतरिक स्रोत के फायदे और नुकसान। ठीक है, अब हम बाह्य स्रोत के फायदे और नुकसान को जानेंगे, है ना, किसके, बाह्य स्रोत के फायदे और नुकसान। फर्स्ट देखेंगे योग्य कर्मचारी। बाह्य स्रोत से क्या फायदा हुआ, बाह्य स्रोत द्वारा भर्ती नवीनतम योग्य कर्मचारियों को आवेदन का अवसर देती है, इससे उपक्रम को सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों के चयन में सुविधा मिलती है। जो कर्मचारी हमारी संस्था से प्राप्त नहीं हुआ वह कर्मचारी हमें भर्ती के बाह्य स्रोत से प्राप्त हो जाता है, उसकी हमें क्या मिलती है, नई नई सोच, उसके नए आइडिया हमें काम में मिलते हैं, तो योग्यताधारी एक कर्मचारी हमको बाह्य स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा प्रतियोगिता, इसका क्या अर्थ है, उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी भी उच्च पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, अतः वे अपनी योग्यता एवं कार्य निष्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। बाह्य स्रोत में बोला है कि उपक्रम में जो कर्मचारी कार्यरत है वो भी उच्च पद के लिए या फिर अपना जो पोस्टिंग है उस पर काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस बाह्य स्रोत में क्या होता है कि कर्मचारी का मनोबल बढ़ रहा है। ठीक है, अगला दिया है इसमें पक्षपात की संभावना नहीं। सामान्य बाह्य भर्ती में आवेदन करने वाले सभी व्यक्ति नए होते हैं, अतः चयन में पक्षपात की संभावना न्यूनतम हो जाती है। सभी के एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध होते हैं, कोई किसी को नहीं जानता है, तो इसमें पक्षपात की संभावना भी नहीं रहती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि अंदर से किसी कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर रहे हैं, ना कि किसी के रिश्तेदार मित्र को। हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को लेकर आ रहे हैं जो उनका हमारी संस्था से संबंध नहीं होता, हमारी संस्था के लिए नए होते हैं। एंड अगला लास्ट में दिया है फ्रेंड्स नई प्रतिभाएं। नई प्रतिभा का मतलब वही उसके नए आइडियाज, कि बाह्य भर्ती से नवीनतम ज्ञानार्जन द्वारा प्रतिभाओं के चयन का अवसर प्राप्त होता है। नई प्रतिभाएं अपने नवीन ज्ञान से उपक्रम को लाभान्वित करती है, मतलब उपक्रम को लाभ पहुंचाती है। फर्स्ट में जो पढ़ा योग्यताधारी व्यक्ति मिले, अब योग्यताधारी व्यक्ति मिले तो साथ ही साथ उनका ज्ञान अर्जन भी तो, उनके ज्ञान की प्राप्ति भी तो हुई, उनके नवीन विचार भी तो हमें मिले। ठीक है, अब देखो बाह्य स्रोत से हानियां, जहां एक बात फायदा पहुंचा रही है वहां इसका नुकसान भी हो सकता है कि वर्तमान कर्मचारी में असंतोष। हम काम कर रहे हैं और हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति आ गया और उसने अच्छा काम कर दिया तो कहीं ना कहीं कर्मचारी में असंतोष की भावना आ जाती है ना, कि बाह्य स्रोत से भर्ती वर्तमान कर्मचारी में असंतोष को
जन्म देती है। फ्रस्ट्रेशन, वर्तमान कर्मचारी स्वयं को उच्च पद के लिए अयोग्य लगते हैं। पदोन्नति का अभाव वर्तमान कर्मचारी की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। उन्हें लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता था जो किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया, तो इस कारण उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, महंगी प्रक्रिया, बिल्कुल ये क्या होती है, कम मितव्ययी व्यय होती है, इसमें पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि हमें विज्ञापन, रोजगार कार्यालय, अनेक माध्यमों से कर्मचारी को नियुक्त करना होता है। इसलिए बोला कि आंतरिक स्रोत की तुलना में बाह्य स्रोत एक महंगी प्रक्रिया है। विज्ञापन एवं चयन में उपक्रम की बड़ी धनराशि व्यय हो जाती है या खर्च हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंतरिक कर लो। फिर है दीर्घ प्रक्रिया, बाह्य स्रोत से भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना होता है। विज्ञापन का प्रकाशन, आवेदन पत्र की प्राप्ति, साक्षात्कार इत्यादि की एक दीर्घ प्रक्रिया के उपरांत कर्मचारियों की भर्ती हो पाती है। लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। कर्मचारी का आवेदन आया, फिर हमने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर उसको ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद उसने काम किया, तो ऐसे लॉन्ग प्रोसेस हो जाने के कारण इस बाह्य स्रोत को कम अपनाया जाता है। जहां 10-12 दिन नए कर्मचारियों की नियुक्ति में लग रहे हैं, वहां 10-12 दिन में हमारे संस्था का व्यक्ति हमारा काम कर देता है। एंड लास्ट है इसमें कर्मचारियों का पलायन। पलायन मतलब होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह, कि उच्च पद पर पदोन्नति की संभावना नहीं होने से कर्मचारी दूसरी कंपनी के अच्छे अवसर को स्वीकार कर कंपनी का पलायन कर जाते हैं, मतलब कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि नया कर्मचारी आता है तो उनमें असंतोष की भावना आ जाती है कि हम इस काम को नहीं कर सकते थे क्या, है ना फ्रेंड्स। तो आया समझ में भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोत के गुण दोष। अब अगर इसमें किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो डाउट को माइंड में नहीं रखना, डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपना डाउट क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।